बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? एक छुट्टी बाद आई हूँ मैं, 2 बाद आई हूँ, आइडिया नहीं है। आजकल पेपरों ने दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। कल सुबह तीसरा पेपर है, शुक्र अल्लाह का 2 गुजर गए, 2 और गुजर जाएंगे। अभी आज भी प्लान नहीं था मेरा रिकॉर्डिंग का, क्योंकि रिस्पॉन्स ही बहुत बुरा है। तो फिर वो उधर की भी होती है, इधर भी फिर स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है ना। तो फिर पहले तो मेरा था, मैं कहा चलो यार आज रीज 1 बजे चल के सोते हैं, बाकी पेपर तो कल है और बाकी सुबह पढ़ेंगे। जितना पढ़ लिया, पढ़ने को दिल नहीं कर रहा था। फिर मैंने कहा चलो आज रिकॉर्डिंग कर लें, क्योंकि कल परसों तो इससे भी ज़्यादा टफ़ पेपर है। कल वाला भी टफ़ है, परसों वाला भी टफ़ है, आज जो हुआ था वो भी बड़ा टफ़ था। तो मैंने कहा चलो पहले आज रिकॉर्डिंग कर लें, कल पता नहीं आ होता कि नहीं आ होता। लेकिन ये एपिसोड सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने इतने लंबे लंबे कमेंट्स किए हैं, उनको मैं एक दफ़ा ही जवाब दूँगी। ज़रा ना मैनू वो कर लेंदे हो, पेपर मुक जाए, फिर उनके लिए ना छोटी सी मैं वीडियो सेपरेट बनाऊँगी, ठीक है, जिन्होंने इतने लंबे लंबे कमेंट्स किए हैं। अच्छा जी, आए पढ़ते हैं नावल की 3rd एपिसोड। मासी छुप जो, सनी साहब आ रहे हैं। मोमिन मासी को बाजू से पकड़कर खींचती हुई पेंट्री में लेगी। होंठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया और पेंट्री का दरवाज़ा बंद करके चुपचाप बर्तन धोने लगी। सनी ने किचन में कदम रखा और मोमिल की टांगें कांपने लगी। बर्तन भी संभालना था और पुश्त पर खड़े सनी की तरफ भी मतवजा था। जहन 2 जगह पर टिक गया था। इससे बड़ी हैरत हुई जब कुछ देर तक कोई आवाज़ ही नहीं। चंद लम्हों बाद अलबत्ता कुछ खटर पटर हुई। मोमिल ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। हैरत से चंद लम्हों के लिए अपनी जगह जामिद होकर रह कि सनी इलेक्ट्रिक केटल का प्लग लगा रहा था। एक मग और कॉफ़ी का डब्बा सामने रखा था। खौफ इस बला का था कि खिदमत की पेशकश किसी मरहले से कम नहीं थी। वो कांपते हाथों से बर्तन धोती रही और थूक निकल कर हलक तर करती रही। अगर तो तेरे ना कुछ हो गया तो फिर तो दूर फटे मुँह के तेन हाले भी किसी चीज़ की समझ नहीं आई। हाले भी तो अपने डर दे विच ही हैं। अब इतना भी कोई सीधा नहीं होता। फीमेल्स में तो पहले हिस्स होती है कि उनको अच्छे और बुरे की पता चल जाता है। अब काफ़ी फेंटने की आवाज़ आना शुरू हो गई थी। फिर ये मतलब भी तमाम हुआ। चंद मिनटों के वक्फे के बाद वो बाहर चला गया था। मोमिल ने खुलकर सांस लिया और पेंट्री का दरवाज़ा खोलकर मासी की खलासी कर दी। नाम मुराद मर गई मैं गर्मी में। तू तो कह रही थी बहुत गुस्से हो रहे थे और ये कह रहे कि वो कह रहे थे। एक आवाज़ नहीं सुनी मैंने इनकी, मजाक कर रही थी बदजात मेरे साथ। मैं तो खुद हैरान हूँ मासी, इन्होंने एक लफ्ज़ नहीं कहा, काम भी नहीं कहा, बल्कि खुद कॉफ़ी बनाई और चले गए। तुम्हारा भी नहीं पूछा। मासी रात को तुम देखती। वो बोलते बोलते खामोश हो गई। इसकी नज़रें झुक गई थी। खौफ की एक लहर इसे एक बार फिर गुजर गई। क्या हुआ था रात को मासी? रसीदा मासी की काबी निगाह इसके चेहरे पर जम गई, क्योंकि सुबह तो इसने सिर्फ इतना बताया था कि सनी सब तुम पर बहुत गुस्सा हो रहे थे। तो वो यही समझी कि इसके घर से गायब होने की वजह से गुस्सा कर रहे होंगे। क्या हुआ था रात को? बड़ी बी को इसके चेहरे पर कुछ लिखा नजर आ रहा था। कुछ नहीं, वो सनी साहब गुस्सा हो रहे थे। तुम्हारा पूछ रहे थे किधर चलेगी, नौकरी से निकाल दूंगा। बस मुझ पर ही गुस्सा किया था। मासी को भी इसकी बात का एतबार नहीं आ रहा था। हाँ तो और क्या? वो नज़रें चुराकर बर्तन सेट करने लगी। इसी लम्हे शमसी अंदर दाखिल हुआ। यकीनन वो दोनों भाइयों के लिए नाश्ता तैयार करने आया था। मासी ने मोमिल को इशारे से बाहर निकलने को कहा। मोमिल बाहर आई तो डाइनिंग पर मून को मौजूद पाया। ताज़ा शेप की नीलाहट चेहरे को बड़ी ताज़गी बख्श रही थी। ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट में मलबूस पातिन हमाक से अखबार देख रहा था। वो दबे पाँव वहाँ से जाने लगी। ए लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? इधर आओ। मून की पुकार पर तो इसकी जैसे जान ही निकल गई। वो डरते डरते इसे कदरे फासले पर आ खड़ी हुई। मोमिल जी, वो लरसती आवाज़ में कह रही थी। हाँ ठीक है, मेरे बेडरूम की सफाई कौन करता है? वो अखबार से नज़र हटाए बगैर पूछ रहा था। इसकी हैबत क्या कम थी, इस पर से अंग्रेज़ी अखबार का मुताले ऐसा रोक तारी हो के बात करना मुश्किल हो गई। जी वो मासी करती है, मुझे तो वो ऊपर जाने से मना करती है। इसके मुंह से फिर निकल के आती ही जुमला इसके गले पड़ गया था। मुंह से तो निकल गया मगर कप कपी भी तारी होगी। क्यों मना करती है ऊपर जाने से? वही हुआ जिसका डर था। इधर भी वजह दरियाफ्त की जा रही थी। इसकी तो आने वाले लम्हात के खौफ से घिघी बन गई। नहीं जी, वो मना नहीं करती, मैं गलत कह रही हूँ। वो तो कह रही थी ऊपर ज़रूर जाया करो, सुबह को भी रात को भी, हर वक्त। वो मना नहीं करती। मेरे मुँह से निकल गया। वो मुँह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। स्टूपिड, व्हाट्स अ पजल? इसमें रोने वाली कौन सी बात है? मैं तो सिर्फ ये मालूम कर रहा हूँ कि बेडरूम की सफाई कौन करता है। 1 हफ्ते से बेडशीट चेंज नहीं हुई और फर्नीचर पर डस्ट होती है। लगता है कि रूटीन वाइज सफाई नहीं हो रही। गीला तौलिया रात तक बाथरूम में होता है। इतने मुलाजिम किस लिए रखे हुए हैं? मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए? आज मेरे सामने सारी कोठी की सफाई सब मिलकर करेंगे। आज मैं घर पर ही हूँ। मम्मी के आने तक तो इधर हशर हो चुका होगा वरना। बाबा अल्लाह यार, मासी और अपनी बहन से कहो काम शुरू करें, हरी अप। मोमिल तो हुक्म सुनते सर पर दौड़ी। कल का तमाचा अभी तक गाल पर आँच दे रहा था।
मासी मून साहब कहते पूरी कोठी साफ करो सब नौकर। आज वो घर पर ही है। इसने लाउंज में मासी को चाह लिया। अल्लाह रहम करे आज सारा वक्त घर पर ही होंगे। मासी भी परेशान होगी। मासी इतनी बड़ी कोठी की सफाई कैसे होगी? एक दिन में वो आवाज़ पाकता थी। इस कोठी में सभी उल्टे दिमाग के। शुक्र है कि दिन भर तकरीबन सभी बाहर रहते हैं, बेगम साहिबा समेत, वरना कोई नौकर ज़्यादा दिन न टिके इधर। वो बड़बड़ा रही थी। मासी आहिस्ता बोलो। मोमिल ने घबरा कर इधर उधर देखते हुए मासी को टोका। थोड़ी देर बाद पूरी कोठी में हलचल मची हुई थी। मून मोमिल को अपने साथ ऊपर रूम में ले गया और बाकी सब नीचे ही थे कि नीचे ही काम ज़्यादा था। ऊपर तो वो 2 बेडरूम लॉक थे। मोमिल ने बेबसी से मासी ज़ैनब की तरफ देखा और मून के पीछे पीछे चल पड़ी। साहब बाकी को भी साथ ले लूँ? इसने डरते डरते पूछ लिया। नहीं, कतई और मुख्तसर जवाब आया। मून ने अपने कमरे में पहुंचकर इसे काम समझाया कि स्पेशली क्या क्या करना है, बेडशीट कहाँ से हासिल होगी वगैरह। खुद एक कुर्सी दरवाजे से बाहर निकालकर इस पर विराजमान हो गया। इसकी मौजूदगी के एहसास से तो यूँ भी काम करना मुसीबत था। दूसरा, अभी तक एतमाद नहीं आया था कि वो ऐसा काम कर सकती है जैसे काबिल इत्मीनान कहा जा सके। लिहाजा डरते डरते इसने बेडशीट बदल कर डस्टिंग शुरू कर दी। गाहें बगाहें कानखियों से दरवाजे की सिमत भी देख लेती थी। मून नहायत खूबसूरत मोटे चिकने कागज़ वाला कोई रसाला देख रहा था। तो ये तोबा कितने शौक से औरतों की तस्वीरें देख रहे हैं। इसने आइडिया की बुनियाद पर सोचा और बेड के सराहने रखे डेकोरेशन पीस बहुत एहतियात से उतार कर कारपेट पर रखने लगी ताकि खतरे से बालातर होकर आराम से बैठकर इनकी सफाई करें। आज मून साहब बहुत शानदार नज़र आ रहे थे। वो नहीं चाहती थी कोई नुकसान और इन्हें गुस्सा आ जाए। ज़िंदगी में बेशुमार मरतबा इसकी पिटाई हुई थी। पहले माँ और दादी बात धनक कर रख दिया करती थी, फिर यहाँ तो हद ही हो गई। पिटाई के नाम पर बाकायदा तशद्दुद हुआ। पीटना गोया इसके नसीब और मामूल का हिस्सा बन चुका था। हर पिटाई के बाद कुछ देर रोध होकर संभल जाती, मगर मून के तमाचे पर जो शर्म पहली बार महसूस हुई, जिस दुख का एहसास पहली बार हुआ, वो खुद इसके लिए हैरानकुन बात थी। शायद इसने मून को इस रात की हमदर्दी के बाद इससे सबसे बहुत ऊँचा और अच्छा समझ लिया था और एक घड़ी में मजबूत बुत बना बैठी थी जो कल ही चूर चूर हो गया। अब तो बस मुकम्मल खौफ का एहसास था। इसकी मौजूदगी के एहसास से इसका जहन मुंतशिर था। वो समझ नहीं पा रही थी सफाई के नाम पर इसे मज़ीद क्या क्या करना होगा। बेबसी और खौफ की इंतहा पर इंसान से सोचे समझे कोई ऐसी हरकत सरजद हो जाती जो पहले से जहन में नहीं होती। साहब मैं दरवाज़ा बंद करके काम कर लूँ? वो इस्तारी अंदाज में उंगलियां मरोड़ रही थी। क्यों? मून ने चौंक कर इसकी सूरत देखी। जब कोई सामने होता तो मुझसे काम नहीं होता। कोई चीज़ टूट गई तो आप मारेंगे। मून को इसके चेहरे के एक खलिए में खौफ और बेबसी झांकती नजर आई। कर लो जी साहब। मोमिल जी साहब। इसकी नज़र भी झुकी हुई थी। तुम्हारा दुपट्टा सीढ़ियों पर किसने फेंका था? नहीं जी, ये तो मेरे पास है। इसने दुपट्टे को अच्छी तरह लपेटकर और कदरे उलझकर मून को देखा। मैं रात की बात कर रहा हूँ, इसने बेतासुर लहजे में कहा। रात? मोमिल की कनपटियाँ भड़कने लगी। और तुम वो क्या कह रही थी कि मासी ऊपर जाने से मना करती है, फिर खुद ही कहने लगी मना नहीं करती। क्या चक्कर है? साफ साफ बताओ। इसके लहजे में तहकम था। नहीं जी, वो तो मना नहीं करती। मोमिल अपने सिरे से थर थर काँपना शुरू हो गई। मगर रात कुछ हुआ ज़रूर है। इधर आओ मेरे साथ। दर हकीकत किसी उलझन में था। मोमिल लरसती काँपती इसके पीछे चल पड़ी। वो सनी के कमरे में दाखिल हो गया। इधर ही फिर देखो तो सही, किसी ने कुछ दस भी नहीं रही कि उसने बुरा किया या क्या किया। यार ये क्या शय है ये लड़की। इस कमरे की सफाई भी करना। मैं एकदम पलट कर मोमिल की सूरत देखने लगा। अजीब इंसान है, कभी कोई बात कभी कोई बात। मोमिल की जान में जान आई। मोमिल जी साहब ये क्या है? इसने ब्लू बेडशीट पर पड़े ऑफ वाइट बटनों की तरफ इशारा किया। मोमिल ने गौर से देखा। बटन है साहब। वो सादगी से बोली। तुम्हारे ख्याल में किसकी कमीज़ के हैं? वो सटमोहर अंदाज में पूछा था। सनी साहब की कमीज़ के होंगे साहब, इन्हीं का कमरा है। भला की मासूमियत थी इसके जवाब अंदाज में। तुम्हारे सामने टूटे थे ये बटन, मगर किस तरह? जी साहब जाने कि वो झूठ ना बोल सके मगर दूसरे सवाल का जवाब ना दे सके। मून बुरी तरह चौंक पड़ा। क्या मतलब है तुम्हारा? वो इतनी नापुख्ता और छोटी नज़र आती थी कि वो इशारे में भी इसे इंदिया नहीं समझा सकता था। सनी साहब की तबीयत बहुत ख़राब थी। शायद इनको तेज़ बुखार था। इनको बहुत ठंडा पानी चाहिए था। शायद इन्हें तकलीफ़ हो रही थी। इन्होंने ज़ोर से कमीज़ को झटका दिया तो बटन टूट गए। बोलते बोलते इसकी आवाज़ धीमी और धीमी होती चलेगी। इसे मून की खामोशी से अंदाज़ा हुआ कि इसे दूसरे सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा। लिहाजा वो बस इतना ही कह पाई। बाकी से जाने के याद आ गया कि चेहरा सफ़ेद पड़ता जा रहा था, होंठ काँप रहे थे। यही बात थी, बस इतनी सी बात। वो मुश्तबा नज़रों से इसका जायज़ा ले रहा था। इसके हलक में कुछ फंस गया। जो बात वो मासी ज़ैनब को नहीं बता सकती, वो भला मून को कैसे बता सकती थी? क्या पूछ रहा हूँ मैं? बस आज ही पूछ रहा हूँ। अगर आइंदा तुम रोती हुई नजर आई तो मार मार कर ये गोट भिजवा दूंगा, समझी? इसने धमकी दी। इतना सुनना था कि इधर तो सूखे धानों पर पानी पड़ गया। आंखें खुशी से चमकने लगी। हैं साहब, अब वापस गोट भिजवा देंगे? भले आप मुझे कितना मार लें, मगर आपके अल्लाह के वास्ते मुझे और बाकी को वापस गोट भिजवा दें। मून चकरा कर रह गया। धमकी तो उल्टी गले पड़ गई। मैं तो आज भिजवा सकता हूँ, मगर तुम्हारे माँ बाप नहीं मानेंगे। फिर तुम्हें यहाँ छोड़ जाएंगे, इसलिए कि तुम इनके लिए रोटी कमाती हो। आई समझ? अब जाओ अपना काम करो। आइंदा अगर रोती नज़र आई तो अच्छा नहीं होगा। वो भी इसे जैसे उलझ गया था और तायराना नज़रों से सनी के बेडरूम की एक एक चीज़ का जायज़ा ले रहा था। जान 2500 लाखों पाए। मोमिल तो सेकंड के 1000वें हिस्से में फूट ली। मैं आई कम इन सर? रिबा ने दरवाजे के अंदर सर घुसाकर इजाज़त तलब की। जमाल शानों पर तौलिया डाले ड्रेसिंग के सामने खड़ा था। बुरी तरह गड़बड़ा गया। जी जी ज़रूर, क्यों नहीं?
आप मुख्तसरन अल्फाज में इजाज़त नहीं दे सकते? वो मुँह बनाकर अंदर आते हुए बोली, नाश्ता लाया हूँ आपके लिए। इसने ट्रे हाथों में उठाई हुई थी। जी थैंक यू। कि आपके यहाँ सब इकट्ठे नाश्ता नहीं करते? वो बड़ी सादगी से पूछा था। ये भी खूब गई, अगर नाश्ता इकट्ठे होने लगा तो हम तो मारे गए। इससे बेहतर है कि रात के खाने के साथ ही नाश्ता भी कर लें। अज़हर भाई मुँह अंधेरे गुडानी जा रहे हैं आजकल, जाहिर है सबको इसके साथ नाश्ता करना पड़ेगा अज़ानों से पहले। सबसे आखिर में करते हैं इजहार भाई। आप अज़हर भाई इनके साथ नाश्ता करने के चक्कर में क्या नौकरी छोड़ दें? इसने इतने ज़ोर शोर से अपनी बप्ता सुनाई कि हमारी शर्मिंदगी के जमाल पानी पानी हो गए। इन लम्हों को कोसने लगा जब इसने इकट्ठे नाश्ता करने की बाबत सवाल कर डाला। नहीं, मेरा मतलब ये हरगिज़ नहीं था। नौकरी तो वैसे भी बहुत मुश्किल से मिलती है। ये उबले हुए अंडे छीले इसलिए नहीं कि ठंडे हो जाएंगे। क्या आप अंडा छील सकते हैं? इसने ट्रे तपाई पर रख दी। जी मैं अंडा छील सकता हूँ, ये कौन सा मुश्किल काम है। वो फ़ौरन बेड पर बैठकर बौखलाहट के अंदाज में अंडा उठाकर छुरी ज़ोर से अंडे पर मारी। अंडा 2 हिस्सों में तकसीम होकर कच्ची जर्दी और सफ़ेदी इसके ट्राउज़र पर गिर गिरी। हंस हंस कर लौट गई। माफ़ कीजिएगा, मेरा ख्याल है अंडे बदल गए, जैसे अस्पताल में बच्चे बदल जाते। कच्चे अंडे भी पास रखे थे। ओहो, आपको तो स्मेल आ रही होगी, मुझे तो यहाँ तक आ रही है। उठिएगा नहीं वरना मैं ये सब कुछ कारपेट पर गिर जाएगा। मैं साफ़ करने के लिए कोई कपड़ा वगैरह लाता हूँ। वो दरवाजे की तरफ बड़ी ऐन इसी वक्त बड़ी अम्मा अंदर दाखिल हुई। तुम क्या कर रही हो इधर? मैं आवाज़ें दे देकर थक गई, इसे घूरते हुए कह रही थी। और ये नाश्ता इधर क्यों उठा रही? सब नीचे बैठे जमाल का इंतज़ार करें। चलो जमाल, नीचे मेहमान के आगे उबले हुए अंडे और सूखे टोस्ट ला कर रखती है। देखा नहीं था अब्दुल करीम पूरियाँ बना रहा था? वो बोलती बोलती तपाई के नज़दीक पहुंच गई। हाँ, ये क्या, तुम्हारी गोद में अंडा कैसे फूट गया? रीबा दबे पाँव बाहर निकलने लगी। रीबा इधर आओ। इन्होंने इसे कान दबाकर बाहर निकलते देख लिया। जी बड़ी अम्मा। वो मस्कीन से सूरत बनाकर दरवाजे में अटक गई। ये इस पर अंडा तुमने फोड़ा? वो बहुत गज़बनाक नजर आई। ये कोई शायर या सियासतदान है? वो मुस्कुराहट दबाकर पूछ रही थी। कितनी बार कहा है जमाल, तुम ख्याल ना करना, भाइयों ने बहुत सर चढ़ा लिया। अब इतनी बड़ी लोठा को मैं जूते क्या लगाऊं? बड़ी अम्मा ने मोहब्बत और नदामत का इजहार करी थी। यार ये पीडीएफ थोड़ा सा ऐसा ही है, हर जगह पे सेम पीडीएफ मिल रहा है, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करें। कोई बात नहीं दादी माँ। जमाल इनकी शर्मिंदगी के ख्याल से शर्मिंदा नज़र आने लगा। बात कैसे नहीं? ये उम्र है बचपने की, आज शादी कर दूं कल को बच्चे वाली होगी। तुम ये पहुंचकर कपड़े बदल कर नीचे आ जाओ, सब नाश्ते पर तुम्हारा इंतज़ार करें। वो बोलती बड़बड़ाती वापस होगी। इनके जाते रीबा पुराना कपड़ा लिए अंदर आ गई। ये लीजिए, जल्दी से साफ़ कर लीजिए। इंसान से गलती हो जाती है, अब गलती में कच्चा अंडा आ गया तो मेरा क्या कसूर? आप ये दूसरा तोड़ कर देखिए, उबला हुआ होगा। देखिए, इसने अंडा उठाकर बाकायदा से थमा दिया। जमाल ने जल्दी से ले लिया। तोड़िए इसे। बड़ी अम्मा तो यूँ ही इंसल्ट कर देती है सबके सामने। इसने छुरी भी इसको थमा दी। तोड़िए ना। जमाल ने बौखलाकर छुरी से ज़रब लगाई और अंडे को 2 टुकड़े हुए और जर्दी सफ़ेदी फिर इसकी गोद में आ गिरी। अरे ये भी कच्चा था, मगर मैंने तो 4 उबाले थे। वो बड़ी परेशानी से कह रही थी। आई एम सॉरी जमाल भाई, रियली आई एम सॉरी। वो बड़ी कामयाब अदाकारी करी थी, हालांकि अंडों पर तो पहले हल्की चोट लगा लाई थी। बेचारा जमाल लाचार सा 2 अंडों का मलगूबा गोद में लिए बैठा था। बताइए 2 अंडे ज़ाया हो गए। ये तो मुस्तकबिल की 2 मुर्गियाँ थी जिनसे कई पोल्ट्री फार्म शुरू हो सकते थे। इसे कहते हैं दौलत का ज़िया होना। क्यों जमाल भाई? जी। वो इस दूरअंदेशी पर क़ीदत से दूरा होने लगा। लाइए मैं आपके कपड़े साफ़ कर देता हूँ। वो बड़ी सूरत से इसकी तरफ बड़ी। आप तकलीफ़ ना कीजिए, मैं कर लूँगा। इसने सटपटाकर इसके हाथ से कपड़ा ले लिया। चेहरा हया से सुर्ख हो रहा था। रीबा ने बड़ी हैरत से देखा और शाने झुकाकर ट्रे उठाई। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? जमाल ने ट्राउज़र साफ़ करते हुए बड़ी आजी से पूछा। वाओ! रीबा ने हैरत में इसमें सरत भरी चीख मारी। आपने मुझसे कुछ पूछा? जी, आप लड़कों की तरह बोलते हैं ना। मैंने सोचा आपसे लड़की वाले अंदाज में बात की तो कहीं आप बुरा ना मान जाए। वो नज़र झुका कर कह रहा था। कितने अच्छे जमाल भैया, मैं बता नहीं सकता, मेरे तो कान तरसते हैं। मैं तो दिलो जान से चाहता हूँ कि सब मुझसे लड़कों वाले अंदाज में बात करें, मगर मेरी कोई सुनता नहीं। कभी कभी इजहार भाई ऐसे तैसे कर लेते हैं, मगर वो भी मजाक में। हालांकि मैं सीरियसली चाहता हूँ सब मुझसे इसी तरह बात करें जिस तरह मैं करता हूँ। जमाल भाई प्लीज़, बड़ी अम्मा कितना ही रोके, मना करें, आप मुझसे इसी तरह बात कीजिएगा, वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। लाख आप मेहमान हो, आप फ़िक्र ना करें। जमाल ने वार्डरोब से अपने कपड़े निकालते हुए तसल्ली दी। वाकई थैंक्स अ लॉट, बल्कि बंडल ऑफ थैंक्स। कितने अच्छे हैं आप, अपने चेहरे से भी ज़्यादा हसीन। दूसरों के जज्बात का एहसास करने वाले मुझे बहुत हसीन नज़र आते हैं। कितने हसीन लग रहे हैं इस वक्त आप, काश कोई मेरी नज़र से देखे आपको। वो जाने के नाप शनाप बोलती बाहर निकल गई। जमाल के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। ऐ अल्लाह, पहले खुद बिगाड़ लेते हैं बेटियों को ऐसे, तो बाद विच कहना जी सिर फाड़ के रोना जी क्या हो गया। अब जाके आह करने के आदाब आए हैं। दुनिया समझ रही कि हम मुस्कुराएं। हस्बे साबिक दिल उछल कर हरक में आ गया। दूर से तो कहीं खड़ा नज़र नहीं आता था, मगर एकदम जाने कहाँ से किस कोने से निकल आता और अमूमन ऐसी जगह जो निस्बतन सुनसान होती थी। इसने इस्तरारी अंदाज में चादर सर पर मसीद खींच कर आगे कर ली। कई दिन से सुबह के वक्त नज़र नहीं आया और आज भरी दोपहर में जबकि शदीद लू के थपेड़े हल्कान किए दे रहे थे। लोग ठंडे बंद घरों में पंखों के नीचे बैठकर बौखलाए हुए थे। वो इसकी राह देख रहा था।
इश्क ने निकम्मा कर दिया गालिब। इश्क दे विच फिर इश्क मशूकी दे विच गर्मी सर्दी नहीं ना देखी जाती। ज़ाब्ते की कार्रवाई तो पूरी कर दी है, याद दहानी के लिए चले आई। ये जहमत भी इसलिए कि आपके यहाँ फ़ोन नहीं, आपके घर से इनकार नहीं होना चाहिए। वो उसके पहलू पर पहलू चलते हुए बहुत ही धीमी आवाज़ में यूँ बेतकल्फ़ी से मुखातिब था जैसे बरसों की शनासाई हो। खौफ से ज़्यादा फितरी हया का कलबा था। ज़िंदगी में एक निडर और भरपूर मर्द का इस कदर खुले आम इजहार शौक़, वो भी इतने करीब से कि ज़रा सी भूल चूक से शाने भी टकरा सकते थे। वो इसके पहलू में इसकी रफ्तार के मुताबिक चल रहा था। चादर क्योंकि बहुत आगे तक आ गई थी चेहरे पर, इसलिए दाएँ बाएँ कनखियों से देखने पर कुछ नज़र नहीं आ सकता था। और ये भी बताए देते हैं कि अब वक्त काटे नहीं कट रहा। बाय। वो अचानक एक तरफ मुड़ गया। इसने कदर सुकून का सांस लेकर नज़र उठाई तो दूर से कुछ लोग आते दिखाई दिए। क्या आज इतनी एहतियात आ गई थी तबीयत में? लम्हे भर को जहरखंड इसके लबों पर नमूदार हुई। कितना यकीन है इस सती इंसान को अपनी सती बेसाखियों पर। अहमक जाहिल। लोगों के सामने पाकर खौफ की कैफियत तो लम्हे भर में ज़ाइल हो गई थी। अब सिर्फ नफरत और खोलन बाकी रह गई थी। बहुत ज़म है तुम्हें अपनी शाह जोरी और मुँह जोरी पर, अंधे मुँह ही गिरोगे इंशाअल्लाह। बद्दुआ बेबसी की आखिरी कैफियत होती है। या अल्लाह कितने सुकून की गुजर रही थी, कहाँ से आ मरा ये शैतान। वो खोलती हुई घर में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम। इसने माँ को सामने पाकर इसी उथेड़बन कैफियत में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। तौबा, किस बला की गर्मी है, कैसा सुर्ख हो रहा तुम्हारा चेहरा। आरफा ने बड़ी ताज्जुब से कहा, शमसा को देखो जोहर की नमाज़ पढ़े बगैर क्या बेसुध सो रही है। आज कॉलेज से जल्दी आगे कह रही थी गेम्स वगैरह के मुकाबले होने वाले, पढ़ाई बस यूँ ही सी हो रही है। लीमू का शरबत बना कर रखा हुआ तुम्हारे लिए, मुँह हाथ धोकर पी लो, पहले वो पी लो फिर आराम से खाना खा लेना। जी अच्छा। लीमू वाला शरबत पी के तो और है ना खाना खाने की गुंजाइश बचनी है। इतनी बहुत सी बातों का इसने मुख्तसर जवाब दिया। परसों चादर कमरे में रखकर बेसन तक आई, अभी तक गहरी सोच के हसार में थी। अम्मी कोई आया तो नहीं था? इसके मुँह से यूं ही बिला रादा निकल गया। नहीं खैरियत, किसी ने आना था क्या? आरफा किचन में जाते जाते ठहर गई। वैसे ही पूछ रही थी। इसने बात बनाते हुए हाथों में साबुन लगाना शुरू कर दिया। इसे शमसा को भी उठा दो, नमाज़ पढ़ कर दोबारा में सो जाएगी। वो किचन से मुखातिब हो गई। सोने दे अम्मी, अभी बहुत टाइम है, सुकून और बेफिक्री की नींद भी किस्मत से मिलती है, इसने कदर तलखी से कहा। ज़रा गौर से देखिएगा बड़ी अम्मा, आज इन्होंने गहरा नीला सूट पहन रखा, ज़रा मुश्किल से नज़र आ गए। रीबा ने अब्दुल करीम की गहरी रंगत पर चोट की। अल्लाह की पनाह, कोई खौफ खुदा नहीं, अल्लाह जाने क्या बनेगा इसका। वो जाने और क्या क्या कह रही थी, अल्लाह अल्फाज वाज़ेह नहीं थे। आप वो बातें क्यों नहीं करते जिनसे दादी जान को गुस्सा आता है? आप वो बातें क्यों करते हैं जिनसे दादी जान को गुस्सा आता है? जमाल को दरअसल दूसरों की खौफत में देखकर बड़ी तकलीफ़ होती थी। माँ नूर हैरान परेशान जमाल की सूरत देख रही थी। वेल डन जमाल भाई, वेल डन। इसके मर्दानेपन को जितनी तकवीत, माँ नूर नहीं ये रिबा है, इसके मर्दानेपन को जितनी तकवीत पहुंचा सकते हैं पहुंचाए। भारत में साइकिल रिक्शा भी चलते हैं, ऐसा करें कुछ कागजी हेरा फेरी करके इसे वहाँ पहुंचा दें और एक साइकिल रिक्शा लाकर इसका कैरियर बना दें। जब आदमी सामान समेत खींचना पड़ेंगे तो पता चल जाएगा। जब 6 आदमी अगर बेहतरीन इंडियन साड़ी पहनकर आधा मीटर लंबा घूंघट निकालकर वापस पाकिस्तान आई तो नाम मज़र से बदलकर अहमक रख दीजिएगा। मज़र ने बड़ी पते की बात की। महानूर का हंस हंस कर बुरा हाल था। अच्छा महानूर इनके घर आई हुई, ये वहाँ पे गया। अच्छा यार यहाँ पे 2-3 पेजेस मिसिंग है, मुझे मिले नहीं। कितने अरसे बाद वो इतनी बेसाख्ती से हंस रही थी। आप बैठिए ना। महानूर को फ़ौरन खड़े हुए जमाल का ख्याल आया तो इसने कैन की कुर्सी की सिमत इशारा करते हुए कहा, इन्हें पहचाना जमाल भाई? इजहार ने पूछा। जमाल ने महानूर को एक नज़र देखा। बड़ी पप्पो या छोटी पप्पो में से किसी की साथी होंगी, कुछ ध्यान नहीं आ रहा। बड़ी सादगी से जवाब मिला। आइडिया तो करीब करीब ठीक ही था। जी ये छोटी पप्पो की बड़ी साथी है महानूर आपी, मगर ये हमारी आपी हैं, आपकी नहीं, आपसे छोटी होती है। मज़र ने वजाहत की। महानूर ने असर तारुफ़ी अदाब कहा। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। जमाल ने नज़रें झुकाकर बड़े करीने से कहा, ये लीजिए, इनसे मिलकर कौन काफर बेमज़ा होगा। इजहार ने महानूर को तंग किया। इसी लम्हे में ज़ाहिर अपनी स्याह ब्रीफकेस उठाए लाउंज में दाखिल हुए। महानूर ने अपनी जगह से खड़े होकर सलाम किया। महानूर, अरे भाई आज कैसे? वो रस्मन सा मुस्कुराए। महानूर जवाब में मुस्कुरा कर रह गई। अक्का जान फुप्पो बता रही थी कि आज आप ही ने पहली मरतबा फरमाइश की कि नानी घर जाना। हाउ स्ट्रेंज। रीबा ने मज़ीद इत्तला देना ज़रूरी ख्याल किया। स्ट्रेंज नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं ज़ाहिर बड़े नपे अंदाज में मुस्कुराए। जमाल भाई भी यही कह रहे हैं कि इन्हें आप ही से मिलकर दिली मसरत हो रही है। इन्होंने दिली नहीं कहा था, हद होती है, कहाँ तक लपेटे। मज़र ने फ़ौरन एहतजाज किया, यानी रिबा के बाद दरमियान में उचक ली। अगर तुम्हें जज बना दिया जाए, हाई कोर्ट का ना सही सेशन कोर्ट का ही बना दे, तुम तो हद कर दोगी। फ़र्द जुर्म आयद करने के वक्त 2-4 अपने पास से जड़ दी तो किसी गरीब को 2 साल की सज़ा 10 साल में बदल जाएगी। इजहार ऐसे वक्त में मज़र का साथ ज़रूर देता था। छोड़ें, क्यों इन बेचारों के पीछे पड़ गए? मतलब तो मेरा यही था। जमाल ने अपनी दानिश में बीच बचाव कराया। मज़ाहर ने कदर ताज्जुब से जमाल की तरफ देखा, चूँकि इधर वाज़ेह इशारा रिबा की तरफ था। अक्का जान, ये मतनाज़ा सरज़मीन हिंदुस्तान वाले अपनी आदत के ख़िलाफ़ तस्लीम कर चुके हैं। हमारे प्यारे जमाल भाई मोहतरमा से कूल ट्रीट करते हैं। इजहार ने मज़ाहिर की हैरत देखकर बड़ी
शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ वजाहत की। महानूर ने गोया हंसते हुए सर पीट लिया। इसे अंदाज़ा नहीं था कि इससे इतनी दिलचस्प कंपनी मिलेगी। मज़ाहिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। खाने के वक्त तक अज़हर और ज़हीर भी पहुंच गए थे। उठकर 8 कुर्सियों की डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने की बजाय लाउंज में दस्तरखान लगा लिया गया। अज़हर की संजीदगी इस कदर दर्जा वहशतनाक होती थी कि अमूमन इनकी मौजूदगी में बहुत एहतियात रवा रखी जाती थी। घर में जब हालात बड़ी अम्मा के हाथों कंट्रोल नहीं आते तो अज़हर की धमकी को आखिरी हक के तौर पर इस्तेमाल करती थी। लिहाजा खाना खा से सुकून से खाया गया। खाने के बाद अज़हर, ज़हीर और मज़ाहिर तो फ़ौरन अपने अपने कमरों में चले गए कि सुबह से मसरूफ़ होते थे। वो सब खासी देर तक खुशगप्पे में मसरूफ़ रहे। महानूर बज़ाहिर महफिल का हिस्सा नज़र आ रही थी, मगर जहन बेहद मुंतशिर था। कभी अज़हर के बारे में सोचती कि इसको बताए अपना मसला, कभी सोचती नहीं ज़हीर भाई से बात ज़रा आसानी से कही जा सकती है। फिर क्या रहा था, अक्का जान ज़्यादा बारूसूख है, इनको आगाह करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। खासी देर तक कोई फैसला ना कर सके। आहिस्ता आहिस्ता सभी सोने चले गए। रीबा तो वहीं लाउंज पे फ्लोर कुशन के सर के नीचे रखकर चंद मिनटों में बेसुध हो गई। बड़ी अम्मा महानूर को कह गई थी कि कमरे में आकर सो जाना या रीबा के कमरे में सो जाना। इसने सोई हुई रीबा पर एक नज़र डाली। कितनी बेफिक्री और तमानियत थी इसके चेहरे पर। इसी से बातों बातों में इसने सबके कमरे पूछ लिए, क्योंकि वो इधर आती ही बहुत कम थी। शम्स अलबत्ता आरफा के साथ आती रहती थी। मज़ाहिर का कमरा बहुत आसान लगा था और वही याद भी रह गया। रीबा ने बताया कि लाउंज की सीढ़ियाँ ख़त्म होती हैं और अक्का चांद का बेडरूम सामने होता है। पहले ये कमरा चांद भाई का था। इनके अमेरिका चले जाने के बाद मज़ाहिर इसमें मुंतकिल हो गए थे। ये कोठी चांद भाई और अज़हर के मुश्तरका सरमाए के तावन से हासिल हुई थी। इनके वालिद का 4 कमरों वाला बंगला 8 लाख में फ़रोख्त हुआ था। इसमें तकरीबन 10 लाख मज़ीद मिलाकर आज से कई साल पहले एक कोठी खरीदी गई। ये मालूमात आरफा के ज़रिए इस तक पहुँची हुई थी। इसने घड़ी की सिम देखा, 11:15 बज रहे थे। मसला इतना गंभीर था, इसी वक्त इसमें इतना हौसला एतमाद पैदा हो चुका था कि मज़ाहिर के बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक दे सके। इसने नंगे पाँव जीना तय करके किया था, आहट के खौफ से। कोई ख्याल इतना मरबूत होकर कायम था कि दस्तक बेतरतीब नहीं थी, इसमें रिधम था। दस्तक देने के बाद इंतज़ार का दौरानी जैसे वक्त ठहर गया था। चंद लम्हों बाद वो पसीने में शराबूर हो चुकी थी। ख़ानदान भर में जितने कज़न से आज तक इसकी सिर्फ इनसे रस्मी बातचीत हुई थी। इसमें सरासर इसकी अपनी तबीयत का दखल था। इसके चेहरे पर कुछ इस तरह के तासुरात लिखे नजर आते कि ख्वाहिश के बावजूद कोई इससे अपने तौर पर बात नहीं कर पाता था। खूबसूरत चेहरे पर जमी हुई बर्फ़ इतनी वाज़ेह होती कि सामने वाले के अपने एहसासात ठिठर जाते। यही वजह थी कि मज़ाहिर ने दरवाज़ा खोलने के बाद बड़ी हैरत और इस्तेजाब से पहले इसकी तरफ फिर वॉल क्लॉक को देखा। आओ अंदर आ जाओ, खैरियत? वो किसी ध्यान से चौंक कर गोया हुए। महानूर खामोशी से अंदर आगे। मज़ाहिर ने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। महानूर ने पलट कर बैठने से कबल इसकी सिम देखा। दरवाज़ा बंद कर दीजिए मज़ाहिर भाई, इसकी आवाज़ सुरों की तरफ फूटी। नहीं ठीक है। मज़ाहिर ने इसकी वाज़ेह ताकीद पर वाज़ेह इनकार किया। वो वापस आकर अपने बेड के कोने पर टिक गए। महानूर एक सकाफत का निशान की आराइशी कुर्सी पर पहले ही बैठ चुकी थी। चल हमें खामोशी से सिरक गए। मज़ाहिर से लापा सवाल बने हुए थे मगर खामोश थे। वो मज़ाहिर भाई, महानूर ने गला खनकार कर गला साफ़ किया। इस मत पर इसकी आवाज़ में वाज़ेह लर्जिश थी। दरअसल एक बहुत परेशान कुन मसला है, इसी वजह से आज यहाँ आई हूँ। इसने अल्फाज तरतीब देना शुरू किए। कहो, बहुत खुशी की बात है कि तुम हमें इस काबिल समझती हो। इत्मीनान रखो, मसला बयान होने से पहले तुम्हारा और इसके बाद जब सामने आएगा तो हम सब का, यानी जहाँ जितने लोग हैं वो सब तुम्हारे अपने। इन्होंने भरपूर इत्मीनान दिलाया। गोल्डन फूलों वाले कॉटन के सफ़ेद नाइट सूट में वो नींद भरी आंखों में उलझन लिए से बकौर देख रहे थे। नहीं, जो बात मैं बताने चाह रही हूँ बस आप तक रहना चाहिए। वो बेसाख्ता घबरा कर बोली। चलो ठीक है, ऐसे से कहो क्या बात है। तजस्सुस अपने कमाल की तरफ बढ़ रहा था। महानूर ने होंठ काटते हुए निगाह उठाकर इनकी सिम देखा। वो इधर देख रहे थे। इसने फ़ौरन नज़र झुका ली। वो ऐसा है मज़ाहिर भाई। वो फिर झिझक कर रुक गई। मज़ाहिर खामोश है। वो एक शख्स मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मेरा सुकून बर्बाद करके रख दिया। इतना कहते वो हिचके से रो पड़ी, दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया। मज़ाहिर बुरी तरह चौंक पड़े। इसके रोने के अंदाज ने इन्हें बेहद परेशान कर दिया। एक तवाते से परेशान कुन ख्यालात की यलगार शुरू हो गई थी। रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्या कहता है, कहाँ रहता है? वो बड़ी फिक्रमंदी से पूछे थे। रहता तो पता नहीं कहाँ है, मगर रोज़ रास्ते में परेशान करता है। शायद बहुत बड़ा बदमाश है। राह चलतों की परवाह करता है ना किसी और बात की। वो रुक रुक कर बता रही थी, साथ ही आंसू भी साफ़ कर रही थी। क्या नाम है इसका? मज़ाहिर गहरी सोच के पाताल से बाहर है। पाशा कहते हैं। इसकी माँ ने इसका पूरा नाम मिनहाज हुसैन पाशा बताया था। वो बोलती चलेगी। माँ? इसकी माँ को तुम कैसे जानती हो, जबकि तुम्हें तो ये नहीं पता वो रहता कहाँ है? मज़ाहिर बुरी तरह उलझ के वो साख से अपनी जगह बैठी रह गई। जो कुछ मुँह से निकल गया था अब इसकी वजाहत दरपेश थी। मज़ाहिर हमस सवाली और हैरान नज़रों से इसकी सिम देख रहे थे। इसने झिझकती भी नज़रें उठाई मगर फ़ौरन ही झुका ली। मज़ाहिर दोनों हाथ जोड़े होंठ पर रखे बगौर इसी को देख रहे थे। वो होंठ काटने लगी। वो प्रपोज़ल लेकर आई थी। इसकी आवाज़ बेहद आहिस्ता थी। तुम्हारा? वो फिर चौंक पड़े। महानूर ने इस बात भरी खामोशी इख्तियार किए रखी। इसी का मेरा मतलब है पाशा का? मज़ाहिर पूछ रहे थे। इसने गर्दन हिलाने पर इत्तफा किया। तुम्हें पसंद नहीं तो इनकार कर दो, मसला क्या है? सीधी सी बात है। मज़ाहिर ने उलझ कर कहा। सीधी सी बात नहीं है ना। इसने धमकी दी कि इनकार नहीं होना चाहिए। इसकी माँ के ज़रिए धमकी मिली है। मज़ाहिर अब फिक्रमंद हुए। नहीं, वो नहीं कहकर फिर खामोश होगी। इसने खुद दिया, मगर कहाँ? मज़ाहिर ने पूछा। आंखों से नींद उड़ चुकी थी। अब वहाँ उलझन थी, हैरत थी, फिक्रमंदी थी। क्या रास्ते में इतनी बात करना मुमकिन है? वो कुछ सोचते हुए पूछ रहे थे।
इसके लिए तो मुमकिन है। महानूर के मुंह से बेसाख्ता निकल गया। क्या तुम श्योर हो कि वो बदमाश है? वो बहुत कुछ अपने तौर पर समझ कर अगले सवाल की तरफ आए। तौर क्या इंसान का स्टाइल बताता है, वो बोली। हो सकता है स्टाइल धोखा दे रहा हो, मालूमात किए लेते हैं, अगर नॉर्मल है ठीक है तो। नहीं नहीं, महानूर ने जैसे तड़प कर इन्हें टोका। कैसी बातें करें आप, मैं इसलिए नहीं आई आपके पास। वो बुरा मान गई। बहुत बुरी शक्ल है। मज़ाहिर ने पहली बार थोड़ा शगुफ्ता अंदाज़ इख्तियार किया, लहजा मानी खींचता। महानूर को टूट कर आया इनके अंदाज़ पर। इंसान अंदर से अच्छा ना हो तो कितनी अच्छी शक्ल हो बुरी ही लगती है, वो बड़ी संजीदगी से कह रही थी। इसका मतलब शक्ल अच्छी है। खैर जब तुम्हें ही अच्छी नहीं लगती तो बेकार है। ठीक है, मैं पप्पा को कह दूँगा महानूर को ये प्रपोज़ल मंजूर नहीं, आप इनकार कर दें। अब्बा जान पहले इनकार कर चुके हैं, आप बात क्यों नहीं समझ रहे? इनकार तो होना ही है, मसला इनकार के बाद क्या है? इसने गोया अपना सर पीट लिया। बहुत देते हैं लोग इधर भपकियाँ, कोई ज़रूरत नहीं डरने की। तुमने पप्पा से ये प्रॉब्लम डिस्कस किया? मज़ाहिर ने इस बार कदर से पुरसकून और लापरवाह अंदाज में से बात की। और तेरी अपनी भैन का मसला नहीं ना, ऐसा बड़ा तो तेरा अंदाज लापरवाह हो गया। इनसे कह भी मत दीजिएगा, खाना पीना सोना सब छूट जाएगा इनका। मेरी और शमशा की शामत आ जाएगी। मुझे भी छोड़िए, बेचारी शमशा को कॉलेज से उठा लेंगे, अब्बा जान ऑलरेडी बीमार है। वो अपनी मुलाजमत की अहमियत का जिक्र गोल कर गई कि वो नहीं चाहती किसी नाजुक लम्हे में मज़ाहिर इसे माशी तावन का यकीन दिला बैठे और अम्मा से पहले इसे मुलाजमत छोड़ने का मशवरा देने लगे। इसकी खुददार तबीयत को ये सब गवारा नहीं था। इनसे कह सकती थी तो फिर आपसे क्यों कहती? इसने जताने के अंदाज में कहा। यह भी ठीक है, मुझसे किस किस्म का तावन चाहती हूँ? मुझे अंदाज़ा तो होना चाहिए। मज़ाहिर को बाकी अंदाज़ा नहीं होता वो क्या चाहती है। आप इससे एक मरतबा मिल लें और इसे डांट दें। शायद वो ये समझ रहा है कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। महानूर ने वजाहत की। मगर कहाँ? मज़ाहिर फिर उलझ गए। वही रास्ते में, महानूर ने जवाब दिया। लेकिन रास्ते में तो मुनासिब नहीं है, बकौल तुम्हारे वो बदमाश है। बात किसी इंतहा तक भी पहुँच सकती है। इस तरह तुम सबकी नज़रों में आ सकती हो, फिर तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा होने लगेंगी। फिर वो पहले से ज़्यादा परेशान होगी। फिर ये कि तुम मेरे फ़ोन नंबर्स ले लो और मुझसे कॉन्टैक्ट में रहो। इसके वालिदा जवाब लेने कब आएंगी? मज़ाहिर ने सवाल किया। पता नहीं, इसने लाइलमी का इज़हार किया। इन्होंने भी अपने बेटे के स्टाइल में बात की थी या नॉर्मल अंदाज में था? मज़ाहिर ने कुछ सोचते हुए अगला सवाल किया। नॉर्मल अंदाज था, वो हरगिज़ इसकी वालिदा नहीं लगती, बहुत मुख्तलिफ है। महानूर ने दबे दबे लहजे में जवाब दिया। फिर तो ज़रा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने तौर पर इसका अता पता और कारगुजारियाँ मालूम करने की कोशिश करता हूँ। वो इतना कहकर उठ खड़े और साइड टेबल से पर्स उठाकर अपना विजिटिंग कार्ड निकालने लगे। महानूर इनके आखिरी जुमले के बाद नहायत पुरसुकून नज़र आने लगी। कोशिश नहीं करना इन्हें, मैंने तो जितने तक लगा था। हमारे यहाँ लड़कियों की इतनी लंबी लंबे ज़माने पसंद नहीं की जाती। अपने बड़े भाइयों को कभी देखा जवाब देते हुए? आज फिर रीवा को झाड़ पड़ रही थी। लेकिन बड़ी अम्मा, आप मेरी सिर्फ बड़ी अम्मा ही नहीं, अम्मी जान भी है, नानी जान भी है, खाला जान भी है, दोस्त भी है, कज़न भी है। हैं क्या बोले चली जा रही है? मैं सिर्फ तुम्हारी दादी हूँ। बड़ी अम्मा रिश्तों की इतनी तवील फेरी सुनते परेशान होगी। फिर आप मुझे मेरी अम्मी ला कर दीजिए, क्योंकि और रिश्तों के बगैर तो गुजारा हो सकता है अम्मी, मगर बहुत ज़रूरी है। इसने बचकाना अंदाज में ठिठक कर कहा। ज़हीर बाहर निकलने के लिए लाउंज का दरवाज़ा पार कर चुके थे। एकदम पलट कर वापस आए। रिबा, क्यों तंग करती हो बड़ी अम्मा को? अब तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो। बड़ी अम्मा बहुत कमज़ोर और बहुत थक भी चुकी हैं। दुनिया में बहुत से इंसान ऐसे जो वालिदैन के बगैर परवान चढ़ते हैं। मत परेशान किया करो बड़ी अम्मा को। क्यों अपने आप को यकीन नहीं दिलाती कि तुम्हारे माँ बाप अब दुनिया में नहीं है? अल्लाह ना करे, बड़ी अम्मा ने होल कर दिल में कहा। ज़हीर बहुत तलख लहजे में कहकर बाहर चले गए थे। बड़ी अम्मा रीबा को संजीदा और अफसरदा देखकर तड़प सी की। इन्होंने बहुत मोहब्बत से इसकी पेशानी पर से बाल हटाए हुए इनके जानों पर सर रखे लेटी थी। बड़ी अम्मा, का इन दोनों को एक ही रोज़ डेथ हुई थी? अगर नहीं तो पहले किसकी डेथ हुई थी? इसने नज़र उठाकर बड़ी अम्मा का सता हुआ परेशान चेहरा देखा। इनकी आंखों से चंद कतरे टपके और झुर्रियों में भटक गए। इन्होंने झुककर रीबा की पेशानी पर बूसा दिया। अल्लाह तुम्हें हर मुश्किल, हर दुख से अपनी पनाह में रखे, आमीन। ये मेरे सवाल का जवाब तो ना हुआ बड़ी अम्मा? इसकी आवाज़ में संजीद की उलझन थी। बड़ी अम्मा ने जवाब में मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए रखी। जमाल और इज़हारा सुबह से निकले में शाम होने को आई। अल्लाह जाने कहाँ रह गए बच्चे। आज मैंने तुम्हारे लिए ब्रोस्ट लाने का कहा था अज़हर से। तुम्हें पसंद है ना गोश्त? तो तुम शौक़ से खाती नहीं हो, इसलिए अज़हर से कहती हूँ हफ्ते में एक बार ले आया करे। तुम्हारी बढ़ने की उम्र है। दूध तुम शुरू से नापसंद करती हो। मुझे तो यही फ़िक्र रहती है कमज़ोरी ना रह जाए। इस उम्र में तो बच्चों को हर चीज़ खाना पीना चाहिए, नया खून बनता है, उठान अच्छी होती है। इनके लहजे का जोर टूटा था। धीमी और मुलायम आवाज़ में वैसे यूँ मुखातिब करती जैसे देर से इनके दरमियान यही बातें हो रही हूँ। ये ना, मुझे लगता है इसके पेरेंट्स दोनों ही ज़िंदा है और किसी वजह से नहीं इनके साथ। अब पता नहीं कौन है इनके पेरेंट्स, ये तो मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि मैंने नहीं ये नावल पढ़ा हुआ। लेकिन ना ये ज़िंदा है, क्योंकि अभी वो जो बड़ी अम्मा का निकला ना, अल्लाह ना करे। मोमिल, इसे करीब से सनी की आवाज़ सुनाई दी। गोया इसकी रूह पर बास करके पथरा कर अपनी जगह खड़ी होगी। आवाज़ कहीं गुम होगी। मोमिल, इस पर सनी की आवाज़ तेज़ थी। जी साहब, इसने बमुश्किल हलक से आवाज़ निकाली। बुढ़िया कहाँ है? इसका रूप इस वक्त सुबह से कतई मुख्तलिफ था। वो तो सो गई होगी, वो लरसते हुए कह रही थी। तुम्हारी बहन कहाँ है? वो अजीब से लहजे में पूछा था। वो भी सो गई होगी साहब। तुम क्यों जाग रही हो? वो कुर्राया। मैं भी सो रही हूँ। इसका रंग खौफ से सफ़ेद पड़ चुका था। घूम फिर कर कमबख्त रात फिर आ गई थी। अल्लाह, उन्हें इसको वो समझ लेना
ये नहीं बताएगी किसी को तो फिर यही खुशी होना है इतना। मेरा बेडरूम फ्रिज ख़राब है, जब तक ठीक ना हो तुम रोज़ रात को इसी वक्त मेरे बेडरूम में बर्फ़ लाया करोगी। चलो लानत है। मोमिल थर थर काँपने लगी। सनी इतना कहकर पलट गया। मोमिल ने बमुश्किल गर्दन मोड़कर इसको जाते देखा। कुछ देर खड़ी अपनी सांसें संभालती रही। फिर खौफ के इस मुकाम से एक उड़ान भरी जहाँ इंतहाई खौफ यकदम बेखौफी में तब्दील हो जाता। वो बिला इरादा बिला इख्तियार मून के बेडरूम तक चली आई थी। लाख दी लानत तेरे थे। इसने दस्तक दी, कोई जवाब ना मिला। तीसरी बार भी खामोश रही तो इसने हैंडल घुमाकर अंदर झांका। अंदर कोई भी नहीं था। इसने गहरी सांस ली और अंदर दाखिल होगी। फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। इसे याद आ गया कि मून की वापसी रात की होती है। इसने अंदर से चटखनी लगा ली और दरवाजे से कान लगाकर बैठ के इसका रमा रमा दुआ गो था। इसके पास इल्म नहीं था, इसे इसका जहन से राब्ते का सलीका नहीं आता था, मगर रूह लाशऊरी तौर पर अपने खालिक से हम वक्त मजबूर रहती और दुआ का तकाजा आगाही का मोहताज नहीं। अपने खालिक से हम वक्त रोज़ अव्वल जब खालिक कायनात ने अलस्तु बिरब्बी को पहचान लो मैं तुम्हारा रब्बू कहा तो तमाम अरवाने यार ये अरबी का वर्ड मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, मैं गलत पढ़ूंगी तो गुनाह मिलेगा। इसका मतलब यही है कि हाँ कहकर पहचानने का इनकार किया, लेकिन वो क्या लिखा हुआ वर्ड वो मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। अच्छा सही वो मून के बेडरूम की तरफ गई है, सनी की तरफ नहीं गई। अच्छा मुझे समझ आई। मैंने भी नानता फटकारा पाती हैं। इससे फासला नाज वज़ाइफ व दरूद नहीं आते थे, मगर चलती सांस तो खालिक से पेवस्त थी। पुकार का अमल तो जारी था, इसलिए कि खालिक तख्लीक के बीच फिर वही अरबी वर्ड है। जाने कब तक वो गैर मौजूद होकर सिर्फ दुआ बनी रही। बाहर किसी के चलने फिरने की आवाज़ें कई मरतबा उभर कर मालूम हुई थी और हर मरतबा इसका दिल डूब डूब कर उभरा। इसे घड़ी में वक्त देखना नहीं आता था, मगर फिर भी घड़ी की सुइयों की टक टक जारी थी। शायद इसे एहसास से तकवीत पकड़ी थी कि घड़ी की सुइयाँ आगे खिसक रही हैं तो वक्त गुजर ही रहा है। बैठे बैठे इसकी टांगें सुन होने लगी, तभी से महसूस हुआ कोई हैंडल घुमा रहा है। इसने कदमों की चाप सुनी तो थी, मगर डर रही थी कि हो सकता है सनी से तलाश करो। इसने बहुत हिम्मत करके पूछा था, कौन है अंदर? सवाल के जवाब में भी सवाल था। इसने मून की आवाज़ पहचान कर चटखनी गिरा दी। मून इसे अपने बेडरूम में पाकर हैरत से देख रहा था। क्या करी हो इधर इस वक्त? वो अंदर दाखिल होते हुए पूछ रहा था। मोमिल ने जवाब देने की बजाय दरवाज़ा बंद करने में बड़ी उजलत से काम लिया। साहब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। इसकी आवाज़ आंसू में डूबने लगी। क्यों लग रहा है डर, और किससे? वो तने हुए अंदाज में हाथ कमर के दोनों हिस्सों पर जमाए से घूम रहा था, साथ ही सोच इसकी नज़रों तक में उतर आई। वो सनी साहब। मून बुरी तरह चौंक पड़ा। क्या हुआ? कुछ नहीं जी, वो फिर मुझसे बर्फ़ मंगा रहे हैं। वो हिचकिचाते हुए गोया भी। फिर से क्या मतलब? दूसरी भी रात के मानी इस पर आनन फानन मुनकशिफ होने लगे। मुझे इनसे बहुत डर लगता है, आप इनसे कह दें वो मासी से बर्फ़ मंगा लिया करें, वो आहिस्ता आवाज़ में कह रही थी। क्यों लगता है तुम्हें इससे डर? जिस सवाल का जवाब खुद ही पता हो, इस सवाल में सिर्फ बेरू अल्फाज की कतार होती है, इसलिए मोमिल खामोश थी। सवाल के इस पर कोई असर नहीं हुआ। कल रात को जब तुम भागती हुई बाहर आई थी, इस वक्त भी इसने तुमसे बर्फ़ मंगाई थी? मून ने गहरी सोच में डूबे हुए अंदाज में कलाई से रिस्ट वॉच उतारते हुए पूछा। मोमिल खामोश खड़ी कारपेट को घूरती रही। मून ने रिस्ट वॉच साइड टेबल पर रख दी और कमीज़ का ऊपरी बटन खोलने लगा। इससे गहरी सोच लाहक थी। हालांकि मैंने तुमसे कल भी कुछ पूछा था, तुम इंतहाई अहमक हो। स्टूपिड, मासी को क्या बताया तुमने? मून को स्टैंड लेने से पहले ठीक ठाक बाखबर होने की कोशिश कर रहा था। कुछ भी नहीं साहब। वो अब औसान कदरे बहाल हो चुके थे। मून ने कचटती निगाह इसकी बदरंग ओढ़नी पर डाली, जिसको इसके हाथ भी छू चुके थे। कल ये जीने पर पड़े हुए थे। मुअम्मा हल हो चुका था, मगर परेशानी पर लकीरें बिखर गई थी। तुम्हारे माँ बाप तुमसे मुलाकात करने कब आएंगे? वो बहुत संजीदगी से पूछा था। अल्लाह सही जाने साहब। मोमिल की उदासी बढ़ गई। ठीक है बाबा, अल्लाह यार कल तुम्हें गोट छोड़ आएगा, मून ने कहा। मोमिल की आंखें खुशी से चमकने लगी। गोट? जहाँ बादाम के दरख्त के नीचे इसकी ढेरों सखियाँ इसकी राह देख रही थी। आप बहुत अच्छे हैं साहब, लेकिन साहब मासी क्वार्टर में सो चुकी है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। क्वार्टर यहाँ से दूर है और मैं कोठी में नहीं सोऊंगी। मुझे बाहर निकल कर बहुत डर लगेगा। मैं इधर कालीन पर सो जाऊँ, फिर सुबह चाचा और बाकी के साथ गोट चली जाऊँगी। नहीं भाई, तुम इधर नहीं सो सकती। व्हाट्स अ प्रॉब्लम? वो चिल्लाया। मैं घर में मौजूद हूँ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। जाओ कहीं भी जाकर सो जाओ, हरी अप। इसने कदर नागवारी से इसके वजूद की तरफ देखा। दर हकीकत वो खुद बुरी तरह उलझ चुका था। वो इसी तरह अपनी जगह जमी रही। मून की मौजूदगी से जो खौफ की धुंध छिड़ी थी, इस पर अब पुरसुकून एहसास में देर तक भीगे रहना चाहती थी। जाओ भाई। वो बरहम हुआ। वो अपनी जगह से टस से मस न हुई। मून अपना नाइट सूट निकाल के ड्रेसिंग रूम में चला गया। सफ़ेद काटन के नाइट ड्रेस में बाहर आया तो वो हवस अपनी जगह इस्तादा थी। ज़िंदगी की नाखुशगवारियों से बोझला साहब नई मुसीबत पर चटक के जी तो चाहता था धक्का देकर बाहर कर दे। इसने थकी हुई ख्वाब बेदा मगर कहरआलूद नज़र इस पर डाली। वो बेआवाज़ रो रही थी और अपनी बोसीदा ओढ़नी से आंसू भी पहुँच रही थी। नाक, कान, हाथ, कोई नकली जेवर भी नहीं था। वो खुद ही सरापा जेवर थी, जिसकी जोड़ी के धड़के लग गए थे। गंदमी रंगत, सुर्खी माइल भूरे बाल, भरे भरे प्याजी होंठ जोशकों की रवानी रोकने की कोशिश में काँप रहे थे। लोग आज कहीं तोला सोना भी रहन रखे तो 2500 मिल जाएं
वो इनके बेबस वालिदैन 2-3 लाल नोटों के एवज़ पूरा ख़जाना रहन रखे थे। जाने अगले ही लम्हे अपने असल की तरफ दो पल को मतवज्जा हुआ था। इतनी छोटी उम्र, इतनी भारी जिम्मेदारियाँ। रात के चंद घंटे तो बाकी थे, सुबह मुसीबत गोठ रवाना हो जाएगी, बाकी मम्मी को हैंडल करना रह जाएगा। ठीक है, तुम दरवाजे के पास सो जाना। मोमिल की गोया जान में जान आ गई। इसने तशक्कर भरी नज़रों से मून की तरफ देखा। सर के नीचे रखने के लिए लाउंज से कुछ कुशन उठा लाओ। इस वक्त वैसे मामूली नौकरानी ने एक बेबस रूह नज़र आ रही थी, और कल इसने ओढ़नी जीने पर से ना उठाई होती तो शायद तबीयत में इतनी गहराई ना पैदा होती। इसके अपने अंदर कोई से पुरजोर ताकीद कर रहा था कि इस गरीब को बंद दरवाज़ों के पीछे तनहा ना छोड़ना यूनिवर्सिटी ब्लंडर होगा और इसके हाथों होगा। मैं लाइट ऑफ कर रहा हूँ, तुम दरवाजे बंद करके सो जाना। वो तो इस कदर सहमी हुई थी कि इसकी ताकीद के बावजूद कुशन तक लेने बाहर नहीं गई। मुँह ने लाइट ऑफ कर अपने बेड पर चला गया। मोमिन ने दरवाज़ा अच्छी तरह बंद किया, बल्कि चटकनी भी लगा दी और ओढ़नी को गोलमोल करके सर के नीचे तकिया बना कर रख लिया। इस तरह से तहफ़्फ़ुज़ की थपकियों ने थके हुए वजूद को चंद लम्हों के अंदर ही नींद की वादियों में धकेल दिया। वह बिल्कुल दरवाजे के साथ लगी सो रही थी। मून को अगरचे इसकी मौजूदगी के एहसास से बहुत खौफत हो रही थी, मगर वो खुद को समझाकर सोने की कोशिश कर रहा था। मोमिन ने नींद से चूर आंखों से जो आखिरी मंजर देखा वो ये था कि मून बाथरूम में दाखिल हुआ था। इसके बाद वो फिर सो गई। फिर नींद टूटी तो ऐसी कि हमेशा के लिए किस्मत के खाते में जा पड़ी। इसके होंठों पर खामोशी के सख्त पैरे बिठा दी गई। वो खुद ब खुद सरासीमा बेअक्वक थी। वो दबेस कारपेट पर लेटी फटी फटी आंखों से अंधेरे में छत को यूँ घूर रही थी जैसे अंदर कोई रोज़न तलाश कर रही हो। थोड़ी देर बाद फजर की अज़ानें शुरू हो चुकी थी। मून अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर जा चुका था और जाते हुए दरवाज़ा बंद कर गया। अब इसकी ख्वाबगाह में वो तन्हा थी, वहशतज़दा लबक था। किसी भी मर्द का एतबार नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि पहले इसका रेप उसने किया है, उस बगैरत आदमी ने किया है, सनी ने, और अब ये मून ने भी इसका कर दिया है। बस थोड़ा सा और पढ़ लूँ, फिर जीटी पायलट बनने की ट्राई करूँगा। अल्लाह की शान, ये जीटी पायलट बनेगी। नासा में क्यों नहीं चली जाती? आखिर एक दिन तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी कोई सैटेलाइट खला में भेजेगा। कितनी अच्छी लगोगी तुम शटल में बैठी हुई। हम सब तुम्हें सी ऑफ करेंगे, अहमद को की तरह देर तक हाथ हिलाते रहेंगे। हालांकि तुम तो स्टॉप वॉच का एक चक्कर पूरा होने से पहले कई लाख किलोमीटर तय कर चुकी होगी, बल्कि कई करोड़ किलोमीटर। इजहार भाई ऑब्जेक्शन, शटल को कम अज़ कम रोशनी की रफ्तार से तो चलाएँ, ज़्यादा तेज़ उड़ रही है। अब तो यूनिवर्सिटी फार्मूले में गड़बड़ कर रहे हैं, क़यामत भी आ सकती है, मज़र ने टोका। बेचारा जमाल आंखें फाड़कर तीनों को बारी बारी देख रहा था। रीबा तो झलाकर इनके दरमियान में उठ गई। कितने एहतमाम से वो जमाल को अपना फ्यूचर प्लान बताने लगी थी। कभी वो दोनों ही से कोई बात संजीदगी से करने दे। मानूर दूर खड़ी अपनी चादर पर इस्तेक कर रही थी। मज़ाहिर कह रहे थे कि वो शाम 6 बजे से घर ड्रॉप करने के लिए पहुँच जाएंगे। बड़ी बेसाख्ता मुस्कुराहट इसके होंठों पर खेल रही थी। वो बड़ी दिलचस्पी से इनकी नोक झोंक सुन रही थी। आप तो वैसे इतने हाजिर जवाब में मैदान क्यों छोड़ रहे हैं? जमाल ने रीबा को जाने से बाज रखना चाहा। और क्या, हमें देखो। हज़रत दाग जहाँ बैठ के मज़र ने टुकड़ा लगाया। आप लोग इन इतना ना सताया करें, आखिर छोटे हैं ये, जमाल ने फिर समझाया। ना कूल ट्रीट करते हैं आपकी तरह, ना छोटा ना बड़ा। आखिर मुझे समझते क्या हैं? ना कूल ट्रीट करते हैं ना आपकी तरह, ना छोटा ना बड़ा। आखिर मुझे समझते क्या हैं? रीबा जमाल के अंदाज़ पर मुस्कुराहट दबा कर गोया भी। भाई कूल ट्रीट करने के लिए स्पेशल लोग आए हिंदुस्तान से, इतने इखलाकी तावन की उम्मीद तो नहीं थी। बहरहाल नहीं, ये बहुत बासलाहियत है, बहुत कॉन्फिडेंट है, इनका ख्याल रखना चाहिए। जमाल ने नज़रें झुकाकर तारीफ़ी सनद जारी की। जमाल भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मानूर स्त्री का प्लग निकाल कर इनके करीब चली है। औरत का वोट तो पूरा होता है ना, गवाही की तरह आधा तो नहीं होता। इजहार ने मज़र से सवाल किया। पूरा ही तो होता है, तभी सारी दुनिया में आज तक जमहूरियत इस्तेकाम नहीं पकड़ सकी। मज़र ने बड़ी सुर्गी से जवाब दिया। गिन ले, पूरे 2 वोट हो गए। इस दौरान मज़ाहिर बड़ी उजलत में लाउंज में दाखिल हुए। अस्सलाम वालेकुम अक्का जान। रीबा का सलाम सबसे पुरजोश रमाया था। वस्सलाम। रेडी है ना मानूर? मुझे ज़रा जल्दी है। वो इतनी उजलत भरे अंदाज में गोया हुए। जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ, नानी जान को खुदा हाफिज़ कह दूँ। वो लाउंज से बाहर निकलते हुए गोया हुए। कितनी अच्छी है महानूर आप ही, है ना जमाल भाई? रीबा ने चोर नज़रों से मज़ाहिर की तरफ देखते हुए पूछा। ठीक कह रहे हैं आप, बहुत धीमा मजाज है, वेरी पोलाइट, जमाल ने जवाब दिया। इनके लिए लड़का देखने गए थे हम लोग, पुप्पो, बड़ी अम्मा और मैं। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, मगर मेरी सुनेगा कौन? थोड़े दिनों में मोटा होने वाला है वो, इसने बड़ी जुदगी से कहते हुए चोरी चोरी मज़ाहिर की तरफ देखा। मज़ाहिर कदर चौंक पड़े। इन्होंने अबरूद का उठाकर एक चटती निगाह रीबा पर डाली। इसी लम्हे बड़ी अम्मा और महानूर एक साथ लाउंज में वापस आई। आ जाया करो बेटी इसी तरह, यकीन जानो मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारे आने से। तुम तो कहीं भी आती जाती नहीं हो। आरफा से कहना ज़रा जल्दी चक्कर लगा लिया करे। बड़ी अम्मा का अलविदाई अंदाज़ खासा तवील हो जाता था। मज़ाहिर इस तरारी अंदाज़ में पहलू बदल रहे थे। अच्छा नानी अम्मी, अल्लाह हाफिज़। बड़ी अम्मा के खामोश होते महानूर ने जल्दी से कार मज़ाहिर के पीछे चल पड़ी। 5 मिनट की खामोश ड्राइव के बाद मज़ाहिर ने से मिरर में देखा। कोई और प्रपोज़ल भी आया हुआ, रीबा बता रही थी। इन्होंने गेर को हरकत देते हुए सवाल किया। महानूर एकदम झिझक सी कि क्या जवाब दे इस सवाल का। जी अब्बा जान के अहबाब में से हैं। वह हिस्की से गोया हुई।
तो ये और इजी हो गया। रीबा बच्ची है, इसकी देखने को सोचने का अंदाज सती है। अगर मुनासिब प्रपोजल है तो ओके होता ना चाहिए। इन्होंने रीबा की राय को गैर करती गैर अहम बावर कराते हुए कहा, मुबादा महज रीबा की वजह से महानूर गौर करने का इरादा तर्क करते। शादीशुदा लड़की की पोजीशन बहरहाल सोसाइटी में बहुत मजबूत होती है। तुम्हारे अच्छे पार्टनर की बैक काफ़ी होगी। खुदा ना ख्वास्ता फिर भी कोई मस्जिद दरमियान में आ जाती है तो हम है ना। मेरा मशवरा है कि अगर ये प्रपोजल मुनासिब है तो फिल फौर तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए, बाकी बातें फिर देखी जाएंगी। समझ रही हो ना मेरी बात? मज़ाहिर ने फिर मिरर में इसके चेहरे के तासुरात देखने की कोशिश की। महानूर खामोशी से मज़ाहिर से बहुत हया महसूस हो रही थी। घर नज़दीक आ चुका था। मान पोल्का कोल्ड स्पॉट पर इसकी निगाह पड़ी। सारे वजूद में थरथरी दौड़ गई। पेशानी पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। एकदम स्याह पेंट और प्लेन स्याह शर्ट में अपने मखसूस रेड स्कार्फ और ग्लासेस के साथ वो काउंटर पर कोहनी टका इनकी गाड़ी की सिम देख रहा था। मानू ने बहुत बेसाख्ता अंदाज में अपने सीने पर हाथ रखा। इसकी चौंका देने वाली अदा मज़ाहिर से पोशीदा न रह सकी। यूँ भी इसके इलाके में दाखिल होते हुए वो कॉन्शियस हो रहे थे। क्या हुआ? इन्होंने गाड़ी से बाहर इधर उधर नज़र दौड़ाते हुए सवाल किया। कुछ नहीं, वो बौखलास ही गई। मज़ाहिर ने गाड़ी रोक दी। क्या कहीं खड़ा हुआ है? इनका जहन बहुत सूरत से काम कर रहा था। मानू ने इस बात में गर्दन हिला दी। किधर, कहाँ? वो गाड़ी बैक करने लगे। अब घर चले। मज़ाहिर भाई इसे डर सा लगने लगा। मैं सिर्फ इसे देखना चाहता हूँ। इन्होंने भी इसके खौफ को महसूस करते हुए तसल्ली देने वाले अंदाज में जवाब दिया। वो कोल्ड स्पॉट पर ब्लैक कपड़ों में, इसने डरते डरते बताया। मज़ाहिर फ़ौरन अपनी तरफ का दरवाज़ा खोल दिया। महानू ने दहशत ज़दा होकर इसका बेख्तियार इसका बाजू पर तो बोझ ले। नहीं नहीं, बस बेसोचा समझे इन्हें अभी अनी कुछ नहीं करना चाहिए प्लीज़ मज़ाहिर भाई। वो हंसी होगी। मैं कुछ नहीं कर रहा, शमसा के लिए आइसक्रीम पैक लेकर आ रहा हूँ। इसके खौफ सरासीम की को देखकर वो बेख्तियार मुस्कुरा दी। इजी महानूर। वो अपना बाजू छुड़ाकर गाड़ी से उतर गए। महानूर कुरानी आयत का विर्द करने लगी, साथ ही गाहें बगाहें गर्दन मोड़कर पीछे भी देख रही थी। मज़ाहिर स्पॉट पर पहुँच के पाशा सरोकत खड़ा था। वो कदरे सिर झुकाए हुए चमकते लाइटर से सिगरेट सुलगा रहा था। इसके चेहरे के गिर्द धुएं के मरगोले थे। मज़ाहिर इसके बेहद करीब खड़े थे। मज़ाहिर चंद मिनटों बाद वापस आ गए। इनके हाथ में शॉपिंग बैग था जिन्होंने गाड़ी में बैठते महानूर को थमा दिया और खटाक से गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया। गाड़ी स्टार्ट करके खासी स्पीड में दौड़ा दी। इन्होंने एक लफ्ज़ मुँह से नहीं निकाला। महानूर ने बहुत हिम्मत करके इनकी तरफ देखा। इनकी आंखों में गहरी सोच का अक्स बहुत वाज़ेह था। मैं रुकूंगा नहीं महानूर, पप्पो को समझा देना कभी वो कुछ ख्याल करें। मज़ाहिर ने कहा, हैरत है आपको भी इतना ख्याल आ सकता है? वो सिर्फ सोच कर रह गई। इसे बहुत तेज़ बुखार था। मासी ने इसे अपने कमरे के क्वार्टर में इसके एक पलंग पर लिटा दिया। वो बड़ी दिलसोजी से इसकी तीमारदारी कर रही थी। इसकी अटूट खामोशी को इसकी तबीयत की ख़राबी पर महमूल कर रही थी। तेने जो मासी ने किया कि तू नहीं जो पर जाना चलो पहले तो तुम्हारे साथ हो गया, लेकिन यार एक बंदे ने तुम्हारे साथ ऐसा किया था, वो दूसरा भी तो उसका भाई था ना। बाकी और दूसरे बच्चे कई मरतबा आकर इसकी खैरियत मालूम कर चुके। वो चितलेटी बस छत को घुरे जा रही थी। आज तो कोठी में भी कोई है नहीं, सब नौकर फारिग हैं। साहब में से किसी को फ़ोन भी नहीं आया खाना तैयार करना या नहीं। कोफ्ते और मछली के कबाब रखे। मैं रात का सालन बच्चों के लिए उठा लाई थी, आधा काकू की माँ को दे दिया। पता नहीं कहाँ से बड़ा सा केक आया था, 4 दिन से फ्रिज में रखा हुआ था। आज मैंने शमसी को बताकर सारे नौकरों के बच्चों में बांट दिए। पिछले हफ्ते भी पेस्ट्रियाँ पड़े पड़े सूख गई थी। रिस्की बर्बादी तो कोई इन लोगों में देख के हाँ देखे। इस मारे तो पड़े इनके जूते खाते रहते हैं कि हमारे बाल बच्चों को खाने को अच्छा मिल जाता है। पर तूने सुबह से सूखी रबर रोटी का टुकड़ा भी मुंह में नहीं डाला। कुछ खाकर दवाई ले ले, ये बुखार टूटे। अल्लाह यार ने मुझे 20 रुपये दिए थे कि डॉक्टर के पास ले जाऊँ तुझे। चल शाबाश, उठ मेरी बच्ची, ये चाय डबर रोटी खा ले। मासी बहुत मोहब्बत और शफ़क़त से इसके सर पर हाथ फेरी थी। वो इसी तरह खामोश लेटी मासी को खाली खाली निगाहों से घूरती रही। इस तरह तो बुखार नहीं उतरेगा, ज़िद नहीं करते, देख तो सही सारा पिंडा आग हो रहा है। इसने फिर चमकारा। मोमिल के अंदाज में कोई तब्दीली वाज़ेह नहीं हुई। फिर मैं अल्लाह यार को बुला कर ले आऊँ? अगर तूने मेरी बात नहीं मानी। मासी ने मसनूई खफगी का इज़हार किया। अल्लाह साईं की कसम मेरा दिल नहीं चाह रहा मासी। बिलाकर इसके होंठों में जंबिश हुई। बीमारी में किसका दिल चाहता मोमिल? खाली पेट दवाई भी तो नहीं खाते, डॉक्टर मना करते हैं। थोड़ी सी डबर रोटी खाकर चाय पी ले, फिर ये बुखार की गोलियाँ खा ले, नहीं तो हिम्मत कर मेरे साथ डॉक्टर के पास चल। मुझे परेशान ना करो मासी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, भले से तुम मेरे टुकड़े कर दो। इसने कती अंदाज में कहकर करवट बदली। दुख बीमारी सबके साथ दवा दारू तो करते हैं ना। ये मासी ने हिम्मत ना हारी। वो बहुत हमदर्द तबाह की औरत थी। मोमिल पर मुतल्लक असर ना वो मासी को इसके पिंडे की आँच महसूस हो रही थी और उम्र भर के तहैयर जो बर्फ़ और इसके असाब पर जम गई थी। वो इसका इदराक नहीं कर सकती थी। जमूद का ये आलम था कि सोच तो एक ही लफ्ज़ पर ठिठकी हुई थी। ख्यालात का सिलसिला रुका हुआ था, ना कोई एहसास था ना ख्याल। हर सिमत एक खुला का एहसास था। तू नहीं मानेगी, रात पड़ती जा रही, बुला कर लाती हूँ अल्लाह यार को। मासी तंग आकर बाहर चली गई। बाहर कोई नज़र नहीं आया। शमसी भी सेकंड फ्लोर पर अपनी ख्वाबगाह में जा चुका था। हकीकी मानों में पूरी कोठी का मुंतज़िम वही था। अल्लाह यार का तो कुछ पता नहीं चल सका, अलबत्ता मून को इसने पोर्च में लाबी की तरफ आते ज़रूर देख लिया। अस्सलाम वालेकुम साहब। इसने इशाराती जवाब दिया और आगे बढ़ता गया। खाना खाएंगे साहब? वो पीछे पीछे चलती, पूछना इसका फ़र्ज़ था। नहीं, मुख्तसर जवाब है। साहब आपसे एक बात करना है। मासी मुअद्दबाना अंदाज में कह रही थी।
मून के कदम ज़मीन ने पकड़ लिया, वो जहाँ तक पहुँचा था वहीं जम गया मगर मुड़ा नहीं। साहब आप अल्लाह यार को ज़रा टोके, दिन में जाने कहाँ गायब रहता है और रात को भी पता नहीं किधर गायब हो जाता है। अब मोमिल और बाकी तो इसकी जिम्मेदारी है, इसे इनका ख्याल रखना चाहिए। बुखार में झुलस रही है मगर ना कुछ खाती है ना दवाई लेती है। 1 घंटे से इसकी खुशामद कर रही हूँ, आज ऐसा ही मासी को मुँह से ही कुछ उम्मीद हो चली थी। किसकी बात कर रही हो? वो किसी ध्यान से चौंक कर फिर आगे बढ़ने लगा। मोमिल की साहब जी, और किसकी? मासी इसकी तेज़ रफ्तारी के सबब अपना भारी वजूद को इसी हिसाब से खींच रही थी। तो मैं क्या कर सकता हूँ? अल्लाह यार का इंतज़ार करो, वो खुश्क लहजे में कह रहा था। चवल ज़माने दे बेगैर था, तू तो जो कर सक रहा तू कर ले रहा तेन। चवल आदमी, दोनों गंदे। आप ज़रा सा इसे डांटते तो वो शायद आपकी मान ले। मासी ने खोया दरख्वास्त की। मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, प्रॉब्लम करती तो इसे इसके गोट भिजवा दो और आइंदा नौकरों की वजह से मुझे डिस्टर्ब ना करना। गोट भेजो इसे, मम्मी को मैं हैंडल कर लूँगा। साहब वो मासी खुद उलझने लगी। गो टू हेल विद। वो बरहम हुआ और जीने चढ़ने लगा। जी तो गाइस यहाँ पे हमारी एपिसोड इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी आपको एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह कल जल्दी मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।